हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। डैट इज़ ये हमारा होगा पार्ट 3 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस डैट इज़ फ्रॉम 41 टू 60। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 डैट इज़ सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो डिफरेंट है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस है हमारे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड कोल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैट इज़ कोल। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। तो जितने भी हमारे गिवन ऑप्शंस हैं वो सारा हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है। कोल हमारा यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल हैं, जबकि कोल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल है। बाकी सारे जितने भी हैं हमारे वो सारे रिफाइनिंग प्रोसेस से बनते हैं, वेदर इट बी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, और कोल हमारा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स हो गया, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज टुडे मोस्ट ऑफ अस कैनॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़। आज के टाइम में हम लोग कोई भी भोजन को बिना चिलीज़ के, बिना मिर्च के नहीं इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। चिलीज़ वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स टू आवर कंट्री फ्रॉम। ये जो हमारी चिलीज़ है वो ट्रेडर्स के द्वारा लाई गई हमारे देश में। कहाँ से? ऑप्शन ए है हमारा अफ़गानिस्तान, बी सेज इजिप्ट, सी साउथ अमेरिका एंड डी is Indonesia. So the right answer would be option number C, that is South America. ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे चिलीज़ हैं उसको साउथ अमेरिका से लाया गया है और यहीं से ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ है और बहुत सारे कल्चर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में पर्टिकुलरली ये एक एग्जॉटिक इम्पोर्ट के जैसा है और पोर्चुगीज़ के द्वारा 15th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डैट इज क्वेश्चन नंबर 43। वन पाशमीना शॉल इज एज वार्म एज नॉर्मल स्वेटर एंड डैश आवर्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पाशमीना शॉल। एक पाशमीना शॉल कितने स्वेटर्स के जितना वार्म होता है और एक प्लेन पाशमीना शॉल को बनाने में कितने आवर्स यानी कितने घंटे लगते हैं। ऑप्शन हमारा है नीचे दिया गया 4, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच सेज वन पाशमीना शॉल इज एज वार्म एज 6 नॉर्मल स्वेटर्स एंड 250 आवर्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पाशमीना शॉल। एक पाशमीना शॉल हमारा तकरीबन 6 नॉर्मल स्वेटर्स के जितना गर्मी देता है और एक प्लेन पाशमीना शॉल को बनाने में हमें 250 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे पाशमीना शॉल के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा थिन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारा वार्म होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के और विच इज़ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स मेक्स द सॉइल। सेम क्रॉप को बार बार और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके करना उस पर्टिकुलर मिट्टी को कैसी बनाती है? फर्टाइल, बैरन, यूजफुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप और फिट फॉर इरिगेशन। तो आवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी डैट इज बैरन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डैट इज इनफर्टाइल। बार बार अगर हम लोग सेम क्रॉप को उपजाते हैं एक ही ज़मीन पे और बहुत सारे केमिकल्स का, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारे सॉइल को इनफर्टाइल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 विच सेज फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स आर्टिस्ट यूज़। मधुबनी पेंटिंग्स बनाने के लिए आर्टिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, फाइबर पेंट्स और very good quality paints made by dissolving silver and gold, color paste of powdered rice। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैट इज कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। मधु पेंटिंग्स या फिर इसको हम लोग मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो ये हमारा पेंट किया जाता है बाय यूजिंग नेचुरल डाइज
इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्विग्स, ब्रशेस, मैच स्टिक्स और फिंगर्स का। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 विच इज़ अल बिरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बिरूनी हमारा आया है एक ऐसी देश से जिसको अभी के का उसका प्रेजेंट नाम क्या है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, ओमान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का इज़ ऑप्शन नंबर सी, उज़्बेकिस्तान। तो अगर बात करें अल बिरूनी के बारे में, तो अल बिरूनी वॉज बॉर्न इन ख्वाजरेम विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान। Now let's move to the next question, which is question number 47, and it says weight lifters are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose they need to take a diet rich in. जो हमारे वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको बहुत सारे मसल्स और बॉडी मास की आवश्यकता होती है, बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें अपने डाइट में कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है या चाहिए होती है? ऑप्शन नंबर ए से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ प्रोटीन्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी वेट लिफ्टर होता है उसको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करने के लिए, इसलिए उसको लेना चाहिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो कि हमारे प्रोटीन्स में रिच हो। फॉर एग्जांपल एग्स, फिश, मीट, चीज़, पीस एंड पल्सेस, ये सारे कुछ हमारे प्रोटीन रिच डाइट्स हैं जो कि हम लोग अपने फूड में इंक्लूड करते हैं अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए। और बॉडी बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वेट लिफ्टर्स को, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ प्रोटीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। रेखा's mother adds fitkari or alum to water collected from pond every day in order to। रेखा की माँ तालाब से इकट्ठे किए पानी में रोज फिटकरी ऐड करती है, वो ऐसा क्यों करती है? ऑप्शन नंबर ए, किल जर्म्स इन वाटर, ऑप्शन नंबर बी, डीकलराइज वाटर, ऑप्शन नंबर सी, sediment light suspended impurities, and option number D says change hard water into soft water। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का सी, दैट इज सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो सबसे पहले बात करेंगे सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। पानी में मिक्स्ड जितने भी हमारे बालू के कण होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रोसेस कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन। और जितने भी हमारे लाइट सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं वो इससे रिमूव्ड हो जाते हैं अगर हम लोग उस पानी में फिटकरी ऐड करते हैं तो, इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, which is sediment light suspended impurities। The next question is question number 49 which says an air pump is kept in an aquarium in order to। एक एयर पंप रखा गया है एक्वेरियम में, होता है क्यों? provide more carbon dioxide to water plants, allow more oxygen to dissolve in water, enhance the beauty of the aquarium, make water cleaner। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अब फिशेस जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं पानी में, तो उस पानी में हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए, और यहाँ पे जो ये एयर पंप होते हैं एक्वेरियम में वो अलाउ करता है मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। Next question, question number 50। A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature। This happens because the water in the aquarium is। एक मछली जिस एक्वेरियम में डालते के साथ मर जाती है, उसका पानी जो है वो पहले बॉयल किया गया था, फिर रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा किया गया था, तब हम लोग उसमें उस मछली को डालें, लेकिन स्टिल वो मर गई। ये ऐसा क्यों हुआ? पानी जो था एक्वेरियम का वो क्या हो गया?
डिप्लीटेड इन मिनरल्स, मिनरल्स की उसमें कमी हो गई. अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, फिश के तैरने के लिए वो अनफिट हो गया. डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई. अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, फिश के पीने लायक नहीं बची. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन. अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो हमारा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विच सेज कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक्वेरियम का जो पानी था उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आफ्टर बॉइलिंग वाटर द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड. जो भी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस पर्टिकुलर वाटर में वो डिप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. It has been observed that the process of digestion is faster inside the stomach than outside because ऐसा देखा गया है कि जो हमारा पाचन का प्रक्रिया होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो हमारे स्टमक में फास्टर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड. ये ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए सेज द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टमक आर एसिडिक वाइल आउटसाइड दे आर अल्कलाइन. जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे स्टमक में तो एसिडिक होते हैं लेकिन बाहर हमारा अल्कलाइन होता है. यही हमारा सही आंसर हो जाएगा. जानते हैं कि हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह. तो ये जो एसिडिक नेचर हमारा होता है डाइजेस्टिव जूस का, जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस को ईजिली और क्विक होने में. इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज. बनाए गए चावल को हम लोग फ्रिज में ज़्यादा समय के लिए रख पाते हैं. क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसको देख लेते हैं हम लोग एक एक करके. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर. जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो फंक्शन नहीं करते प्रॉपर. तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. आई होप कि आपको ये क्लियर होगा. इसमें ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी भी ऑप्शंस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड एट लो टेम्परेचर. माइक्रोब्स मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे. तो ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ इनएक्टिव हो जाते हैं. मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड इज़ रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर. भोजन में मॉइस्चर की, नमी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है लोअर टेम्परेचर पे. रेफ्रिजरेटर्स कंटेन सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. फ्रिज में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को मार देती हैं. तो ये सारे ऑप्शंस हमारे नहीं हो सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा बेस्ट सूटेड है, इसलिए विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. Question number 53. A lemon sinks in normal water but floats in salty water because. एक नींबू हमारा नॉर्मल वाटर में वो डूब जाता है लेकिन जैसे ही उस पानी में हम लोग सॉल्ट ऐड कर देते हैं वो फ्लोट करने लगता है. ऐसा क्यों? द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज़ मोर देन नॉर्मल वाटर. जो घनत्व होता है हमारा सॉल्टी वाटर का वो ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, क्योंकि हाँ ये सही बात है कि हमारा जो सॉल्ट वाटर होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर. और यही रीज़न है कि हमारा ये जो लेमन होता है वो नॉर्मल वाटर में सिंक कर जाता है और सॉल्टी वाटर में फ्लोट करता है. क्वेश्चन नंबर 54. Malaria can be detected by testing the blood for the presence of. मलेरिया को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमें मलेरिया है या नहीं है? ब्लड का जो टेस्ट करते हैं उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारा मलेरिया है या नहीं है? रप्चर्ड लिवर सेल्स इन ब्लड, लार्वी ऑफ मॉस्किटो इन ब्लड, एग्स ऑफ मॉस्किटो इन रेड ब्लड सेल्स या प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स.
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स। ये जो हमारा प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है, तो ये हमारा एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि हमारे ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो ये इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। अ शूटिंग स्टार इज अ, शूटिंग स्टार क्या है? ऑप्शन ए, शाइनिंग ऑब्जेक्ट दैट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन द एटमॉस्फेयर। एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड पे हमारे वातावरण में मूव कर रहा है। स्टार विथ अ टेल एट द एंड, एक ऐसा तारा जिसका टेल है एंड में। मेटेरॉइड दैट कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, एक प्रकार का मेटेरॉइड है जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही उसमें आग लग जाती है। स्टार दैट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक ऐसा तारा जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ meteoroid that catches fire as it enters the earth atmosphere। शूटिंग स्टार हमारा एक meteoroid है जो कि catches fire हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से उसमें ये आग लग जाता है। Question number 56. The difference between boiling and evaporation is that. Boiling और evaporation के बीच में क्या अंतर है? Option number A. Boiling causes a change of state of water while evaporation does not. Option B. Evaporation can take place at any temperature while boiling cannot. Option number C. Boiling causes reduction in the volume of liquid while evaporation does not. Option number D. Changing of the boiling liquid into vapor can be seen but evaporation cannot be seen. अब ये सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, evaporation can take place at any temperature while boiling cannot। evaporation हमारा किसी भी तापमान पे हो सकता है, लेकिन boiling के साथ ऐसा केस नहीं है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि evaporation of water जो है हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमारा हो सकता है इवन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जब तक हमारा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं पहुंचता है, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारा पानी बॉयल कर रहा है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो जाएगा बॉइलिंग और एवापोरेशन के बीच। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff. दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। एक किसान चाहता है अलग करना दानों को उसके भूसों से। यहाँ पे chaff हमारा जो वेस्ट मटेरियल हमारा हो जाता है उसको कह रहा है। ये प्रोसेस कौन सा होगा जिस प्रोसेस से वो फार्मर ये कर पाएगा? ऑप्शन ए थ्रेशिंग, ऑप्शन बी विनोइंग, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग या ऑप्शन डी हैंड पिकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस इन विच या बाय विच वी कैन सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द chaff। बिकॉज जो भी हमारे हस्क पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लोग किसी भी क्रॉप प्लांट्स को थ्रेश कर लेते हैं थ्रेशिंग के बाद का, तो इसको सेपरेट करना होता है ग्रेन्स से। तो जिस प्रोसेस से हम लोग करते हैं उस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। अब ये विनोइंग क्या है, तो इसमें हमारे जो भी लाइट हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के द्वारा उड़ जाते हैं, बह जाते हैं और ग्रेन्स हमारे स्टे कर जाते हैं। इससे हमारे दोनों चीज़ अलग अलग ईजिली सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58।
In rural areas, cow dung is used to coat the floor and walls of huts too. ग्रामीण क्षेत्रों में गाय का गोबर को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के फ्लोर को, ज़मीन को कोट करने के लिए। जो भी हमारे हर्ट्स होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उसके वॉल को कोट करने के लिए। ऐसा क्यों? मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, उनको स्मूथ और क्लीन बनाने के लिए। मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, उनको रफ बनाने के लिए ताकि हमारा फ्रिक्शन बढ़ सके। गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, मिट्टी को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए। कीप द इंसेक्ट्स अवे, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर और अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेक देम स्मूथ एंड क्लीन। जो भी हमारे काउडंग होते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोट करने के लिए फ्लोर को या वॉल्स ऑफ हट्स को, ताकि ये हमारे स्मूथ और डस्ट फ्री रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज विटामिन्स आर सब्सटेंसेस। विटामिन्स हमारे कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, ये एक दवा की तरह हमारे लिए ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। डैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, ये हमारे मसल्स को बनाते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज़, ये कम मात्रा में इस्तेमाल है डिफिशियंसी डिजीज़ को दूर रखने के लिए या उनसे बचाने के लिए। डैट इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जिससे कि फर्दर हमारा वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे सही और अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज विटामिन्स आर सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है उसको विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। लेकिन अगर जो भी हमारा लेवल है विटामिन्स का, लैक ऑफ नेसेसरी लेवल ऑफ विटामिन्स इन बॉडी कैन लीड टू वेरियस डिफिशियंसी डिजीज एसोसिएटेड विद देम। इसलिए वी नीड विटामिन्स बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटीज। एंड इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ। चिपको मूवमेंट किसके लीडरशिप के अंतर्गत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हुआ? ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी ए.के. बैनर्जी, ऑप्शन डी सुंदर लाल बहुगुणा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आई नो कि आप लोग ए और डी में कंफ्यूज करेंगे, दैट इज सुंदर लाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डोंट कंफ्यूज। ये चिपको मूवमेंट हमारा अमृता देवी बिश्नोई के लीडरशिप में स्ट्रेंथेंड हुआ था। बात करें अगर हम लोग चिपको मूवमेंट की थोड़ी सी, तो ये जो था वॉज ऑर्गेनाइज, चिपको मूवमेंट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस टू डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं पेड़ की कटाई के लिए ये हमारा हुआ था इन द 1970s में। इट वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान, ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, एंड स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। और इसी के साथ हम लोग अपने आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग एज वेल एज अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी जो मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश करी इस पर्टिकुलर वीडियो में। और EVS के जो हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको पेपर देने के बाद रियलाइज़ होगा, बट उसके लिए उसके पहले आपको क्या करना होगा, आप सारे ये 100 क्वेश्चंस को बहुत ही थॉरली प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे सिर्फ डील कर रही हूँ, इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ें। और कोई भी अगर डाउट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर से क्लियर कर लें। ये हमारा 3rd एडिशन था, विच मीन्स ये हमारा पार्ट 3 था। आगे भी मैं 2 पार्ट इसके अभी और लाऊंगी, जिसमें हमारा टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फॉर EVS हमारा ख़त्म हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके अपने
रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने में हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।